नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और फिर अमेरिका के कोर्ट में उन्हें पेश करना, इसे लेकर के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के विशेषाधिकारों पर बात हो रही है। और चर्चा इस बात को लेकर के कि क्या ये उचित है कि एक राष्ट्राध्यक्ष को किसी भी देश के अंदर से गिरफ्तार कर ले कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र और फिर उस पर इस तरीके से उसको बिना इम्यूनिटी दिए उसको जेल में डाल दे और एक साधारण नागरिक की तरह से उस पर मुकदमा चलाया जाए। और यह बात इसलिए क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अगर हम बात करें तो हर देश के मौजूदा राष्ट्र प्रमुख को अगर कोई दूसरा देश गिरफ्तार करता है उसे एक खास इम्यूनिटी देनी होती है। तो इस वीडियो में आज हम इसी की बात करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, इसके बाद अमेरिका में उन्हें जिस तरीके से जेल में रखा जा रहा है, कोर्ट में पेश किया गया, इस बात पर ये कई सवाल खड़े हुए कि आखिरकार जब दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ है, कई सारे कानून हैं, कई सारे नियम हैं, तब फिर क्या एक कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी भी दूसरे राष्ट्र पर अटैक करे, उसके राष्ट्राध्यक्ष को उठा ले और उसको अपनी मनमर्जी से अपने देश में ले जाकर के बंदे बना दे? कुछ नियम तो होते होंगे। जी हाँ, ये इसीलिए आज इस वीडियो में इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र प्रमुख को अगर किसी भी देश के मौजूदा राष्ट्र प्रमुख को अगर कोई दूसरा देश गिरफ्तार करता है तो उसे खास तरह की इम्यूनिटी देनी होती है। लेकिन वेनेजुएला के मामले में क्या है? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के मामले को लेकर के ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसे ज़रा समझिए कि अमेरिका में उन्हें नरक कही जाने वाली एक जेल में ठूसा है। अपराधी अभी अमेरिका उन्हें मान रहा है और ये पूरी दुनिया के सामने अब मालूम चल चुका कि 3 जनवरी को किस तरीके से अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया। इसमें उसके कमांडो एयरफोर्स के विमानों के जरिए वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मादुरो के निवास पर पहुंचे, जहां से आधे घंटे के भीतर उन्होंने प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ा और उन्हें लेकर न्यूयॉर्क चले गए। आमतौर पर जब भी कोई राष्ट्र प्रमुख गिरफ्तार किया जाता है तो उसे खास तरह की इम्यूनिटी मिलती है, एक विशेषाधिकार मिलता है, लेकिन मादुरो के मामले में ऐसा नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसे भी जरा विस्तार से समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों है कि जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करते हैं और मुकदमे की स्थिति में उसे लाया जाता है तो उसका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रमुखों को मिलने वाली इम्यूनिटी से होता है। ये काफ़ी पेचीदा और सशर्त है और इसी वजह से जब मादुरो न्यूयॉर्क की साउथ डिस्ट्रिक्ट अदालत के सामने पेश किए गए तो उन्होंने ये साफ कहा कि वो अभी भी वेनेजुएला में प्रेसिडेंट हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि उन्हें बांधकर जेल में इस तरह से नहीं रखा जा सकता, इसके उलट उन्हें इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। तो सवाल ये है कि अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को इम्यूनिटी क्यों नहीं दे रहा है? राष्ट्र प्रमुख होने के नाते उन्हें विशेषाधिकार क्यों नहीं दे रहा? इसका सीधा सा जवाब है कि अमेरिका निकोलस मादुरो को राष्ट्रप्रधान की इम्यूनिटी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वह उन्हें वेनेजुएला का वैध राष्ट्रप्रधान नहीं मानता है। अब देखिए, हालिया घटनाओं में मादुरो पर ड्रग्स तस्करी और अन्य आरोप लगे और इसी वजह से अमेरिका की जो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे की प्रक्रिया इस वक्त चला रही हैं। तो सवाल यह भी उठता है कि मादुरो तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, हर निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख इस इम्यूनिटी का हकदार होता है क्या? अब जानिए कि दरअसल इस इम्यूनिटी को किनारे रखने के लिए ही अमेरिका ने पहले से ये कहा हुआ था कि वेनेजुएला में साल 2024 में जब चुनाव हुआ वो पूरी तरह से धांधली से हुआ, जिसमें मादुरो ने सत्ता बरकरार रखी लेकिन विपक्षी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। और इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मादुरो को अवैध शासक कहा, जिसे हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी उन पर लागू नहीं की जा सकती। ये एक छोटा सा गेम अमेरिका ने खेल दिया। तो ये भी सवाल आपके मन में होगा कि क्या मादुरो ने अपनी इम्यूनिटी का दावा किया है? जी हाँ, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने साउथ न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किए जाने के वक्त ये साफ कहा कि वे अभी भी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इम्यूनिटी पाने का पूरा हक है। तो अब इसके साथ ये भी आपके मन में आएगा कि 80 के दशक में आखिर जब अमेरिका ने पनामा के प्रेसिडेंट मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था तब उन्हें भी क्या इम्यूनिटी नहीं दी थी? और तब किस वजह से कोर्ट ने इम्यूनिटी को खारिज कर दिया था? जी हाँ, नामा के पूर्व सैन्य तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को 1989 में अमेरिकी आक्रमण के बाद गिरफ्तार किया गया था। जब उन पर अमेरिका में मुकदमा चला तो उनके वकीलों ने हेड ऑफ स्टेट होने के नाते इम्यूनिटी यानी राजनयिक छूट की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। उस वक्त इम्यूनिटी का लाभ आमतौर पर उन नेताओं को मिलता है जिन्हें अमेरिका आधिकारिक तौर पर किसी देश के वैध शासक के रूप में मान्यता देता है। अमेरिकी सरकार ने तब भी
नोरिएगा को पनामा का वैध या संवैधानिक प्रमुख नहीं माना था और इसीलिए इम्यूनिटी नहीं दी थी। अमेरिका का रुख ये था उस वक्त कि वह केवल एक सैन्य तानाशाह थे जिन्होंने सत्ता पर अवैध कब्जा कर रखा था और इसीलिए सॉवरेन इम्यूनिटी के हकदार नहीं थे। अब देखिए कि नोरिएगा पर नशीली दवाओं की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगाए गए थे और इसी तरह का मामला चला था। तो सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या वेनेजुएला ने अगर मादुरो के लिए इम्यूनिटी मांगी तब क्या होगा? तब निश्चित तौर पर अमेरिका पर उसका दबाव बनेगा, क्योंकि इम्यूनिटी अक्सर उस देश के द्वारा भी मांगी जाती है जिसका वो नेता होता है। हालांकि वेनेजुएला की कार्यवाहक जो सरकार है उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, मादुरो के लिए इम्यूनिटी की मांग नहीं की है, विशेषाधिकार की मांग नहीं की है। उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा कुछ वेनेजुएला की सरकार करने जा रही है। 1989 का भी वाकया हमने देखा था, जब भी नोरिएगा के हटने के बाद पनामा की जो नई सरकार बनी थी उसमें नोरिएगा के लिए किसी प्रकार की इम्यूनिटी की मांग नहीं की थी। इसके विपरीत पनामा की नई सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन भी किया था। तब अदालत ने नोरिएगा को बेशक इम्यूनिटी नहीं दी लेकिन उन्हें युद्धबंदी का दर्जा दिया। इसका मतलब यह था कि उनके साथ जिनेवा कन्वेंशन के तहत सम्मानजनक व्यवहार किया जाना था, लेकिन यह दर्जा उन्हें आपराधिक मुकदमों से नहीं बचा सकता था। क्या मादुरो को युद्ध बंदी का दर्जा मिलेगा? नहीं। अगर हम इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से देखें या अमेरिका की नीतियों के हिसाब से देखें तो निकोलस मादुरो को युद्ध बंदी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन उन्हें आपराधिक आरोपी मानता है, ना कि किसी सैन्य संघर्ष का कैदी। मादुरो ने खुद को अदालत में पहले कंट्री हेड इम्यूनिटी देने की बात की थी, वो कोर्ट ने खारिज कर दी। फिर उन्होंने खुद को युद्धबंदी का दर्जा देने की भी अपील की, इसे भी जज ने खारिज कर दिया। अब आते हैं कि मादुरो ने न्यूयॉर्क कोर्ट में कहा क्या। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी डेल्टा फोर्स की ओर से सैन्य कार्रवाई थी और इसीलिए वे युद्धबंदी हैं। उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन का भी हवाला दिया जहां युद्धबंदी पर सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका इसे कानूनी गिरफ्तारी बताता है। नार्को टेररिज्म के पुराने इंडिक्टमेंट पर आधारित ट्रंप प्रशासन इसे लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन कहता है और ना कि युद्ध कहता है। एक राष्ट्राध्यक्ष को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कैसी इम्यूनिटी मिलती है, इसकी शर्तें आखिर क्या होती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी अगर हम बात करें तो एक राष्ट्राध्यक्ष जो किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ सुरक्षा यानी कि इम्यूनिटी मिलती है। ये उसे विदेश की नेशनल कोर्ट्स के मुकदमों से बचाती है और अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं और अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि एक देश दूसरे देश के प्रमुख के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि ये उस देश की सार्वभौमिकता सॉवरेनिटी का उल्लंघन माना जाता है। अगर कोई देश का आतंकवादी हत्या या भ्रष्टाचार के आरोप में भी पकड़ा जाए तो दूसरे देश में उसे गिरफ्तार या ट्रायल करना सामान्यतः कानूनी रूप से अवैध माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से, जब तक कि उस देश की सरकार खुद इम्यूनिटी ना हटाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामला ना चल रहा हो। अब सवाल यह कि ये इम्यूनिटी आखिर कब तक लागू होती है? तो देखिए जवाब सीधा सा है कि एक सक्रिय राष्ट्राध्यक्ष के लिए यह इम्यूनिटी पूरी तरह से लागू होती है, मतलब कि दूसरे देश की अदालत उस पर जुर्म के लिए मुकदमा नहीं चला सकती है। जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाना या फिर कहीं बुला करके उसे गिरफ्तार करके ट्रायल करना विवादास्पद माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से। और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में क्या इम्यूनिटी होती है? तो ऐसे मामलों में भी हम बता दें कि राष्ट्रीय अदालतों में तो इम्यूनिटी काम करती ही है, लेकिन अगर यह मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में चलाया जाए तो वहां पर इम्यूनिटी नहीं मिलती है। आईसीसी के रोम स्टेट आर्टिकल 27 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हो कहीं का अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए मुकदमे से बच नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों ने कई राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ आरोप लगाकर उन्हें वॉर क्राइम, मानवता के खिलाफ अपराध आदि में मुकदमे चलाए भी हैं। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दखल देकर के यह कह सकता है कि मादुरो के खिलाफ मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चले? ये तो वाकई बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब यही है कि नहीं, आईसीजे के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी देश के आपराधिक अदालत का मुकदमा रुकवा दें या ये कहें कि ये केस इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट को सौंप दिया जाए। वो केवल ये तय कर सकता है कि क्या अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, क्या किसी संधि का उल्लंघन हुआ, तो फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय दखल संभव ही नहीं है। सीमित और अप्रत्यक्ष दखल संभव है। वेनेजुएला के मामले में तो जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वो उसमें वेनेजुएला जा सकता है कि मादुरो उसके प्रेसिडेंट है और उनकी गिरफ्तारी से देश की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वहाँ पर भी अधिक से अधिक वेनेजुएला की तरफ से यही कहा जा सकता है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया, उसे ये कृत्य रोकना चाहिए। अमेरिका चाहे तो अनदेखा इसे कर सकता है, जैसे कि कई बार अमेरिका ने ऐसा किया है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ
कर सकता है क्या, ये सवाल आपके मन में आता ही होगा, क्योंकि दावे किए जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पूरी दुनिया के कुछ भी अगर गलत हो रहा है उस पर उसको दखलंदाजी करने का अधिकार है। तो इस पर भी देख लीजिए, क्योंकि अभी तक तो लगता नहीं है। वो भी बस यही कह सकता है कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। व्यवहारिक तौर पर अमेरिका खुद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, और जो भी स्थायी सदस्य वो अपनी दादागिरी चलाते आए हैं। अगर कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके खिलाफ आता भी है तो वीटो कर देगा, उसे रोक देगा। लिहाजा ये रास्ता भी करीब करीब वेनेजुएला के सामने बंद ही है। तो ऐसे में ये अब आपके मन में करीब करीब ये साफ हो गया होगा कि आखिरकार वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनको इस तरह से अमेरिका इम्यूनिटी क्यों नहीं दे रहा है। अब उनका आगे क्या होने वाला है ये आगे वक्त ही तय करेगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर से आप बताइए। नमस्कार।